हेलो दोस्तों। आज हम ऐसे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछले कई वर्षों में विभिन्न एग्जामों में हमें देखने को मिलते हैं। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाने वाला प्रोग्राम है। इस बार की थीम थी भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण व सूखे से निपटने की क्षमता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य था ऐसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। मोस्टली 6 ग्रीन हाउस गैसों की ऐसी खोज की गई थी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिसमें प्रमुख ग्रीन हाउस गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है ओजोन परत किससे रक्षा करती है? ओजोन परत हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में उपस्थित एक ऐसी परत है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। इन्हें पराबैंगनी किरणें भी कहा जाता है और यह परत पृथ्वी के लिए कवच की भांति कार्य करती है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। कौन सा संसाधन अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ध्यान देना, इसमें पूछा है नहीं है। तो अक्षय ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनका क्षय नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। लेकिन कोयला ऐसा है जिसका क्षय हो सकता है और हो भी जाएगा क्योंकि ये सीमित मात्रा में है। लेकिन सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा असीमित मात्रा में है, इसलिए इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है तो हमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करें, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगर हम इनका कम से कम उपयोग करेंगे तो कार्बन की मात्रा है वो कम होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी दूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर का। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किससे होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से होता है। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत निश्चित की गई हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प को भी रखा जाता है। यह एक ग्लोबल वार्मिंग एजेंट होता है जिससे कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल भी किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, क्योंकि कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ऐसे हैं जो सीमित मात्रा में है, लेकिन सौर ऊर्जा असीमित मात्रा में और इसका नवीनीकृत किया जा सकता है। लेकिन कोयला, पेट्रोल का कभी नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, वो एक बार बन गए उनका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। सरकार इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम ला रही है, जैसे कि पीएम सूर्योदय योजना भी ला रही है, कुसुम योजना लाई गई थी और रूफटॉप सोलर प्लांट योजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ की विभिन्न उपजातियाँ जातियाँ एक ही स्थान पर पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें इसके हिसाब से होगा क्वेश्चन बी जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता। अर्थात जैव विविधता ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जीवों और जो पारिस्थितिक तंत्र हैं वो जिनमें विविधताएं पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इससे क्या है, खाद्य श्रृंखला भी जटिल होती है और जो हमारे पर्यावरण के लिए सही भी है, क्योंकि सभी जीव आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। अगर किसी भी एक जीव की हानि होती है तो उसका दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए तो सरकार इतने रुपए देकर चीता लाई अभी कूनो पालनपुर अभ्यारण्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अभी आप बताना कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को नुकसान कौन सा पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया भी है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसे है, ये ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें अंटार्कटिका में ओजोन परत के ऊपर एक होल बन गया है, उसका कारण यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे प्रदूषणकारी ईंधन कौन सा है?
तो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे जो खतरनाक ईंधन है कौन सा है? तो आपको भी पता होगा, कोयला। कोयला एक ऐसा ईंधन है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। वैसे अगर अतिरिक्त जानकारी दूं तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। पीट एक ऐसा कोयला है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी प्रक्रिया से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है? तो ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जो पेड़ पौधे रहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाते हैं। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में जो पेड़ पौधों की पत्तियां रहती हैं, तने, जो हरा भाग रहता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की से क्रिया करती है और हमारे लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर हमें प्रदूषण को कम करना है तो हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, क्योंकि अगर औद्योगिक उत्सर्जन बढ़ाना, ये इसके नेगेटिव पॉइंट है। जो तीनों दिए हैं नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो अधिक पेड़ लगाएंगे तो हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया है? ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया वाला प्रोग्राम है। इसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी। याद करना, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे जुड़ी है? क्योटो प्रोटोकॉल से। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट अभी किसी के पास है? किस देश के पास? भूटान के पास। लेकिन ये क्योटो प्रोटोकॉल किसने उस समय आयोजित किया था? कौन इसका संगठन है? तो है संयुक्त राष्ट्र। ज़्यादातर यूनाइटेड नेशन ही ऐसे प्रोग्रामों को करवाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3R क्या है? 3R पर्यावरण प्रदूषण होता है ना, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनसे रिलेटेड ये टर्म है। तो 3R का अर्थ होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो इसका आंसर होगा ए। रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब दोबारा प्रयोग करना, रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण। तो याद रहेगा 3R। क्या होता है, जो ठोस अपशिष्ट रहते हैं उनकी मात्रा हमें कम करना है, जिससे क्या पर्यावरण प्रदूषण न हो। अभी आप देखते हो शहरों में बड़े बड़े जो अपशिष्ट रहता है उसका पहाड़ बना हुआ है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? जब हम उसका सही से उपचार किया जाए, तो यह तकनीक अपनाई जाती है। वैसे भी इंडिया इसमें बहुत आगे रहता है कि रीयूज करने में। कोई प्लास्टिक के डिब्बे को हम फिर से यूज कर लेते हैं। और अभी रिड्यूस में अब हमने ना सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। तो इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है? जो समुद्री जल रहता है वो खारा रहता है, लेकिन उसको पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है? तो उसको बनाया जाता है आसवन विधि से। ये याद रखना, आसवन विधि। इसमें क्या होता है, जो समुद्री जल रहता है उसको उबाला जाता है, उबालता है तो उसकी वाष्प बनती है। फिर उसमें संघनन की प्रक्रिया की जाती है। संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जल वाष्प है उसको जल में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उस जल को अलग रख लिया जाता है, तो वो जल पेयजल में परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किस क्षेत्र में वनों की कटाई से सबसे अधिक पर्यावरणीय क्षति हो रही है? तो पर्यावरणीय क्षति किस क्षेत्र में ऐसा है जहाँ पर वन अधिक है, उनकी कटाई की जा रही है? तो आपको पता होगा, ये है दक्षिण अमेरिका में अमेजोन वर्षा वन। इन्हें पृथ्वी के लंग्स कहा जाता है। लेकिन वहाँ की सरकार ने ऐसी पॉलिसी लाई है जिससे क्या है, यहाँ के वनों को काट रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर अगर इंडस्ट्री बनती है तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन बाद में ये लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट है उसको नहीं देख रहे हैं। तो इसके लिए भी आंदोलन होते रहते हैं। आपने आए दिन न्यूज़पेपर में भी सुना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल प्रदूषण का क्या कारण है? जल प्रदूषण का जो मुख्यतः कारण सबसे बड़ा है वो है कृषि अपशिष्ट। क्योंकि जो कृषि अपशिष्ट में जो डीडीटी का छिड़काव रहता है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, वो क्या है, बरसात होती है या फिर जो सिंचाई होती है उनके माध्यम से जल उन प्रदूषणकारी तत्वों के साथ पास में जो नदी तालाब के साथ समुद्र में भी मिल जाता है, आसपास की पेययुक्त नदियों में चला जाता है, तो जल प्रदूषित हो रहा है। सॉरी गाइस, पीछे से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, आगे से ध्यान रखूंगी ये डिस्टरबेंस ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि प्रदूषण का स्तर मापा जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, उसका स्तर डेसिबल में मापा जाता है। जो हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं अभी, वो 60 डेसिबल तक होती है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 60 डेसिबल। 60 डेसिबल तक ध्वनि जो प्रदूषण है उसकी स्तर है, लेकिन नॉर्मल इतने में इंसान ठीक है। लेकिन इससे ऊपर होती है तो उसे शोर कहे जाने लगता है, और जितना ज़्यादा होगा प्रदूषण बढ़ता जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय कहा जा सकता है?
जैव निम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, अपशिष्ट नहीं रहता है, जैसे कि क्या होगा, कागज़, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल तो कभी भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं की जा सकती, ऐसे ही धातु का डिब्बा और कांच की बोतल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे देती हूँ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जो आपको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको याद होगा तो बताना, और इसकी थीम क्या थी ये भी बताना। मैं कोशिश करूँगी कि जो आवाज़ आ रही थी पीछे से और थोड़ा बोर्ड पर लिखने की कोशिश मैं करूँगी। ये मेरी पहली वीडियो थी, कहीं कमी लगी हो तो बताना। जय हिंद।